तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मानस स्टडीज़ देहरादून के अंदर। तो डियर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी अभी सीरीज़ चल रही है और सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने जो बैक्टीरिया वाला पार्ट था वो कवर अप कर लिया था। बैक्टीरिया के बाद हम लोग इसके अंदर देखेंगे नेक्स्ट ग्रुप, वो होगा हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जानते हैं अपनी एनसीईआरटी के द्वारा। और मैं हर बार आपसे कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी ही वही किताब है जो आपकी नैया पार लगाएगी। तो एनसीईआरटी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने। तो देखिए, हमारे पास में जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके फीचर्स क्या हो जाते हैं, हम एनसीईआरटी के द्वारा ही समझते हैं। तो देखो, अ सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट बी अ प्लांट टू अनदर। In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans under the Protista. Members of Protista are primarily aquatic. This kingdom forms a link with the other dealing with plants, animals, and fungi. Being eukaryotes, the Protistian cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella or cilia. Protists reproduce asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation. तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो प्रोटिस्ट हैं वो है क्या। तो देखिए, जितने भी हमारे पास में क्लासिफिकेशन रहे थे, सबसे ज़्यादा उसके अंदर एक्सेप्ट किया क्लासिफिकेशन विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो किंगडम प्रोटिस्टा बनाया, उसके अंदर उसने एक ऐसा फीचर लिया जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास में प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन बहुत आसान हो गया। मतलब जो प्रोटिस्टा है हमारा, अगर कोई मेंबर ऐसा है जो कि यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। अगर आपके पास में मेंबर यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, तो उठाकर उसको सीधे रखो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा बना वो हमारा यूकैरियोटिक सिस्टम का एक किंगडम बन के आया, जिसके अंदर हमने सभी टाइप के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज को रखा जो कि यूनिसेलुलर थे। अब ऐसे में हमारे पास में बहुत सारे कियोस भी क्रिएट हुए, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है वो हमने फिक्स नहीं रखा। बाउंड्री फिक्स रख भी कैसे सकते हैं, क्योंकि जब हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही है यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, तो बाउंड्री तो हम फिक्स कर ही नहीं सकते। अब इसकी जो बाउंड्रीज हैं फिक्स ना होने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कुछ इसके मेंबर्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब जो मेंबर फोटोसिंथेसिस कर सकता है वो मेरे लिए तो प्रोटिस्ट है, क्योंकि मैं प्रोटिस्टा की बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी और के लिए वो प्लांट हो सकता है, क्योंकि प्लांट के अंदर ही तो प्रोसेस पाई जाती है फोटोसिंथेसिस की। अब हमारे पास में जो प्रोटिस्टा किंगडम है, इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर एनसीईआरटी ने 3 टाइप के ऑर्गेनिज को, मतलब 3-4 टाइप के ऑर्गेनिज को मेनली समझाया है, जैसे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास 4-5 टाइप के ऑर्गेनिज इन्होंने रखे हैं यहाँ पर, जिससे मोटे तौर पर क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और आपके प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। ठीक, अब जो मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के, याद रखिएगा वो मेनली कैसे हैं, मुख्य रूप से सारे के सारे एक्वाटिक होते हैं। मेनली इसके जो मेंबर्स मिलेंगे वो एक्वाटिक बॉडीज के अंदर रहने वाले पाए जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स की वजह से हमें कुछ लिंक्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के, उन्हीं से इवोल्यूशन होके प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ, उन्हीं से इवोल्यूशन होके हमें एनिमल्स का फॉर्मेशन देखने को मिला, और इन्हीं के इवोल्यूशन से हमें फंजाई का फॉर्मेशन भी देखने को मिला है। तो ऐसे में हमारे पास में ये एक किंगडम जो है कनेक्टिंग लिंक बन जाता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और फंजाई के लिए। ठीक है, जो प्रोटिस्टन होते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं, तो इनके पास कुछ फीचर भी पाए जाएंगे यूकैरियोट जैसे। जैसे यूकैरियोटिक सेल के पास मिलता है ट्रू न्यूक्लियस, तो इनके पास भी मिलेगा ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो इनके अंदर भी मिलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पर ये फीचर तो हो जाएंगे
कि जो यूकैरियोटिक नेचर दिखाते हैं, जैसे सबसे पहले वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो ये आपके मेन डिफाइनिंग फीचर बन जाते हैं जो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स को अलग करते हैं। अब इनमें से क्योंकि ये एक्वाटिक है तो इनको मोशन भी करना पड़ेगा, एक प्लेस से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अब उस चीज के लिए कुछ के पास तो मिलेगा फ्लैजिला और कुछ के पास मिलेगा सीलिया। अब फ्लैजिला और सीलिया दोनों ही हमारे सेलुलर आउटग्रोथ होती हैं, बट फ्लैजिला बहुत बड़े साइज का हो जाता है, जिसमें एक सिंगल फ्लैजिलम के पास भी इतनी पावर होती है कि वो पूरे के पूरे एंटायर सेल को आगे मूव कर सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास सीलिया की बात करें तो दीज आर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनका साइज फ्लैजिला का कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। अब क्योंकि साइज छोटा होता है तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंटायर सेल कवर हो जाती है फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर से जो सीलिया होते हैं। अब इनकी वजह से या तो एनवायरनमेंट या फिर ऑर्गेनिज्म की सेल ये आसानी से अपने एनवायरनमेंट में मूव कर सकती है। ठीक है, अब हमारे पास में जो रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर या तो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो स्पोरुलेशन हो सकता है, बाइनरी फ्यूजन हो सकता है या फिर बडिंग हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पर तो उसके अंदर सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल का फ्यूजन होगा और सेल की फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझिए आप। तो हमारे पास में जाइगोट फॉर्मेशन से आपका हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। अब इसके अंदर क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि कुछ मेंबर्स को रखा है, जिसमें सबसे पहला मेंबर हमारे पास डियर आ जाता है यहाँ पर क्राइसोफाइट्स। अब जरा क्राइसोफाइट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, क्राइसोफाइट्स की अगर हम बात करें तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स, गोल्डन एल्गी मतलब डेस्मिड्स। ठीक है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेरीन एनवायरनमेंट। They are microscopic and float passively on water currents, मतलब plankton. Most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell wall form two thin overlapping cells which fit together as in soap box. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oil and syrups. Diatoms are the chief producers in the oceans. ठीक है, तो देखिए हमारे पास में जो क्राइसोफाइट्स है, क्राइसोफाइट्स के अंदर इन्होंने किस किस को रखा है। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर एक तो इन्होंने रखा है डायटम्स और दूसरा रखा है इन्होंने गोल्डन एल्गी। डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जो गोल्डन एल्गी होता है इसको हम डेस्मिड्स कहते हैं। जो डायटम्स है इनका जो कलर है वो हो जाता है इनके अंदर पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से। डायटम्स अलग अलग शेप के आपको मिल सकते हैं, कोई आपको बोट शेप मिल सकता है, कोई सर्कुलर मिल सकता है, कोई ट्रायंगल शेप का हो सकता है, बहुत सारी शेप के अंदर हमारे पास मिल जाते हैं डायटम्स। डायटम्स जो है आपके फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, साथ में मेरीन एनवायरनमेंट में मिलेंगे, मतलब ये सी में भी मिल सकते हैं आपको, ये लेक्स में भी मिल सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो वाटर के ऊपर, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता है, इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो ऑयल होता है या फैट होता है। तो फैट या ऑयल की वजह से ये पानी की सरफेस के ऊपर पैसिवली फ्लोट करते हैं, जहां पानी लेके चला जाएगा वहां हम चले जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से इनका मूवमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये अपनी इच्छा से कहीं जाने का प्रयास करे तो जा सकते, नहीं, जहां पानी लेके जाएगा ये वहां जाएंगे। अब इसी वजह से इनको हम प्लैंकटन कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो हमारे पास ज़्यादातर डायटम्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। जो डायटम्स होती हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो दो ओवरलैपिंग पार्ट से मिलकर बनी होती है, जो कि शेल्स होती हैं, कवरिंग होती हैं, जो एक साथ साबुन के डिब्बी के समान संरचना के अंदर फिट हो जाती है, मतलब कुछ इस तरह से फिट हो जाती है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ इस तरह के ये एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं हमारे डायटम्स।
अब इसके अंदर देखिए दो पार्ट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे जो दो पार्ट्स हो गए, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है एपिथीका। एपिथीका। जो लोअर पार्ट होता है ये कहलाता है हाइपोथीका। अब याद होगा डियर, जैसे आज से लगभग 7-8 साल पहले हमारे पास जो साबुन की डिब्बी आती थी वो कुछ ऐसी ही होती थी, जिसके अंदर साबुन रख दिया, ऊपर से ढक दिया, ठीक है। तो इसी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर है ये सोप बॉक्स के जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास, ये डिटरमाइन करता है सोप बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर को। अब ये जो हमारे पास टर्म बार बार इन्वॉल्व हो रही है, डायएटम डायएटम डायएटम, इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली डायएटम का मतलब होता है दैट कैन बी कट इनटू टू, जिसको आप दो के अंदर कट कर सकते हो वो होता है डायएटम। अब क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो सेल है इनकी वो दो पार्ट से मिलकर बनी है, जिनको हमने शेल नाम दिया है, ठीक है, इसलिए आप इसको आसानी से दो पार्ट्स में कट कर सकते हो। अब जो इनकी सेल वॉल है वो सिलिका से इम्प्रीग्रेटेड रहती है। अब सिलिका आपको पता है बहुत ज़्यादा अनडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल होता है जो आसानी से ख़त्म नहीं होता। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो डायटम्स हैं वो मरते रहेंगे और इकट्ठे होते रहेंगे बॉटम की तरफ। बार बार जितने डायटम्स उस एरिया के अंदर मरते रहेंगे उनकी जो सेल वॉल है वहाँ इकट्ठी होती रहेगी और धीरे 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 करके इनका एक ह्यूज अमाउंट में एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा, एक चट्टान तैयार हो जाएगी, जिसको हम डायटम्सियस रॉक या फिर डायटम्सियस अर्थ या कीजलगर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डायटम्सियस रॉक, डायटम्सियस अर्थ या कीजलगर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में बड़ा सा रूप ले लेती हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सिलिका प्रेजेंट है, इंडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल है और एक ग्रिटी नेचर का होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। देखिए जहाँ कहीं पर भी सिलिका की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे डायटम्स की जो ये अर्थ है, जो डायटम्सियस अर्थ है या डायटम्सियस रॉक है, इसका यूज़ हम साउंड प्रूफिंग सिस्टम के अंदर भी कर सकते हैं। जहाँ पर सिंगर हमारे गाना गाते हैं वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ आवाज़ गूंजती नहीं है और जहाँ से आवाज़ बाहर भी नहीं निकलती, तो वो हो जाता है साउंड प्रूफिंग सिस्टम या साउंड प्रूफिंग एनवायरनमेंट। तो उसको बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास में डायटम्स होते हैं, ठीक है, इसका उपयोग, इनकी जो सेल है इसका उपयोग हम लोग जो है घर के अंदर या इंडस्ट्री पर्पस के अंदर जो स्टोन पॉलिशिंग है उसके अंदर कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आपके घर के अंदर पत्थर लगता है तो उसकी घिसाई की जाती है, लास्ट में उसकी पॉलिशिंग की जाती है। तो वो जो मशीन होती है उसमें लास्ट में एक पैड लगाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सरफेस है वो पूरा स्मूथ हो जाता है, तो वहाँ पे भी इसी का उपयोग होता है। इसके अलावा क्योंकि ये हीट का बैड कंडक्टर होता है, ये लाइट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, तो इसको इंसुलेटर की तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको ऑयल एंड सिरप के जो फिल्ट्रेशन है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं एंड इन द लास्ट इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज पोल्यूशन इंडिकेटर, क्योंकि जो डायटम्स होते हैं दीज आर द गुड वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर, तो इनकी वजह से हम वाटर पोल्यूशन का भी पता लगा सकते हैं। तो डियर ये था हमारे पास में क्राइसोफाइट्स के बारे में, डायटम्स के बारे में, डेस्मिड्स के बारे में। जो डायटम्स होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गोल्डन कलर के भी होते हैं, डेस्मिड्स की वजह से गोल्डन कलर आ जाता है, ठीक है, इनका भी अपना गोल्डन कलर होता है। इनके अंदर जो पिगमेंट होते हैं फ्यूकोजैंथिन हो जाता है, कैरोटिनॉइड्स हो जाता है, इसी की वजह से हमारे पास में इनका कलर थोड़ा सा सुनहरा टाइप का हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको सी ज्वेलरी भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज सी ज्वेल ऑफ द सी, ठीक है, ज्वेल ऑफ द सी या सी ज्वेलरी, तो आंसर क्या हो जाएगा? डायटम्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा डायटम्स, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ द few organisms is indestructible due to the presence of the silica. Which of the following organisms have the indestructible siliceous cell wall? वो भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? डायटम्स, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास में क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो आई होप जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ा है डियर, आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो आगे इस तरह के टॉपिक पाने के लिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और आगे कंटिन्यू करने के लिए जुड़े रहिए मानस स्टडीज़ देहरादून के साथ। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई टॉपिक आपको एडिशनली जानना होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।